नमस्कार। आज मैं ले चल रही हूँ आप लोगों को वैद्य कृष्ण निकेतन दुबे जी के यहाँ। आज हम उनसे मिलेंगे। आयुर्वेद हजारों सालों से जीवन जीने की दिशा दिखा रहा है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद रोगों के उपचार और स्वस्थ जीवन जीने का सर्वोत्तम तरीका जिससे हम स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकें। तो आज हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे साथ वैद्य कृष्ण निकेतन सर हैं, जो ना सिर्फ गोरखपुर बल्कि यूएस में भी अपनी सेवा दे चुके हैं, जिससे लाखों लोग लाभ उठा चुके हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति क्या है और इसके मूल सिद्धांत क्या हैं? आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो है वो आहार विहार और त्रिदोष पे आधारित है। वात पित्त और कफ ये त्रिदोष हैं, इनको साम्यावस्था में लाना ही चिकित्सा है। तो बेसिक फंडा जो आयुर्वेद का है वो ये है कि त्रिदोष को साम्यावस्था में लाना, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो स्वस्थ है उसके दोषों को साम्यावस्था में लाकर उसके स्वास्थ्य को ठीक करना। सर, वैसे तो हर पैथी की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में गठिया के लिए कोई परफेक्ट इलाज है। तो आयुर्वेद में गठिया रोग को कैसे ठीक किया जाता है सर? गठिया रोग है क्या? जैसे आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उसमें गठिया कहें या जॉइंट पेन कहें, दो शाखाओं में इनको बांटा गया है। जी सर। एक वातरक कहते हैं जिसे एलोपैथ में गाउट कहते हैं। वातरक में वायु और रक्त ये दूसरे होते हैं, तो नाम के बीमारी के अनुकूल इनका नाम है वातरक। ये हमेशा छोटी गांठों से शुरू होता है, पैर की एड़ी या पंजे से शुरू होगा या हाथ के उंगलियों से शुरू होगा। और दूसरा है आमवात, जिसे हम रोमेटिक आर्थराइटिस कहते हैं एलोपैथ में। ये बड़ी गांठों से शुरू होता है। आम रस कहते हैं जो जॉइंट के बीच में ऑयल है, जो जॉइंट्स को मूव कराता है, उन्हें आम रस यहाँ कहा गया है आयुर्वेद में। और बात यहाँ भी दूषित होता है, क्योंकि बिना बात के दूषित हुए कहीं शरीर में दर्द नहीं होगा। ये बेसिक फंडा है। तो आम बात और वातरक, जिसे एलोपैथ में आप रोमेटिक आर्थराइटिस और गाउट कहते हैं, ये दो तरह की गठिया है। बाकी अलग अलग लोगों नाम से लोग बोलते हैं। जैसे अब जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है एलोपैथ की है, बैक पेन बोलेंगे। यहाँ शोल्डर में अगर वो प्रॉब्लम हो गई जॉइंट्स की तो फ्रोजन शोल्डर बोल देते हैं। वो अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन बेसिक जो है वो ये दो ही है। सर, एक हालिया रिसर्च में सामने आया है कि हमारे भारत में लगभग 40% लोग गठिया रोग से पीड़ित हैं। तो ये क्या करें, कैसे हम गठिया से निजात पाएं? अब बीमारी तो अब सामान्य स्थिति देखा जाए तो आहार विहार दूषित है। जी। पहले सिर्फ यूरिया का इस्तेमाल होता था हमारे भोज्य पदार्थों की उत्पत्ति में। अभी और भी केमिकल्स हैं, सब्जियों में और केमिकल डाल रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। मैंने देखा तो नहीं है, बट सुना है। तो भोज्य पदार्थ ही दूषित है। जी जी जी। तो शरीर में दोष उत्पन्न होंगे, तो इससे बचा नहीं जा सकता। एयर क्वालिटी जगह जगह खराब है। जी आप दिल्ली में रहती हैं, वहाँ तो बहुत खराब है, गोरखपुर थोड़ी गनीमत है। जी जी। तो अब बीमारी का मुख्य कारण तो यही है, आपका आहार और विहार। जी जी जी। आप क्या भोजन ग्रहण करते हैं, आपकी जीवन शैली क्या है। जी सर। तो पहले ये बीमारी अमूमन सुनने में आता था, हम लोग छोटे थे, 40-50 साल का कोई हो गया तो उसके जॉइंट में पेन आया। अभी बच्चे आते हैं 12-14 साल 16 साल के, उनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, चल नहीं पा रहे हैं और पैर मूव नहीं हो रहे हैं, या नीस जो है वो पूरा बेंड नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से तो आहार विहार जो है वो अब ये मतलब बृहद विषय है। जी जी जी। इस पर कभी और बात कर सकते हैं। जैसे
शुद्ध भोजन है नहीं, जी सर, जी सर। तो ये एक बड़ी परेशानी है। और लाइफ में थोड़ी लग्जरी आ गई, तो शारीरिक श्रम कम हो गया। शारीरिक श्रम कम हुआ है। जी सर। लेकिन फिर भी मैं मुख्य रूप से ये मानता हूँ कि आहार जो है, भोज्य पदार्थ आपके, उसमें जो दोष है वो ज़्यादा प्रभावी है। जी सर। तो सर ये कमर दर्द, गर्दन दर्द, ये सब गठिया के ही प्रकार हैं? एक्चुअली जितने जॉइंट्स हैं, गठिया जैसे शाब्दिक अर्थ, मान लीजिए कोई गोरखपुर का रहने वाला है तो नाम के आगे गोरखपुरी लिख देता है, शायर है या कुछ है। तो जो सिंपल वर्ड है आप डिस्क्राइब करेंगे, गांठों की परेशानी मतलब गठिया, सामान्य शब्दों में लोग कह देते हैं। इसके दो प्रकार मैंने आपको बताए, एक बातरक और एक आम बात। बातरक हमेशा छोटी गांठों से शुरू होगा, बाद में ये चूहे के विष की तरह, जो आयुर्वेद में लिखा है, ये धीरे धीरे बड़ी गांठों में भी फैल जाता है। और आम बात जो बड़ी गांठों से शुरू होता है वो भी छोटी गांठों में फैल जाता है। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस मुझे समझ आता है वो ये है कि बातरक जब पुराना होगा और कई जॉइंट्स में होगा तो ये जॉइंट्स में टेढ़ापन लाता है। आम बात जो है, ये जब पुराना होता है तो ऑयल जो है, आम रस है, उसमें थिकनेस आती है, तो वो लगता है कि जैसे जम रहा है। कई बार बहुत पुराने पेशेंट होते हैं तो एक्सरे आता है, तो एक्सरे में वो जो आमरस है, बीच का गैप, वो दिखाई नहीं देता, वो हेयर लाइन डिफरेंस होता है, क्योंकि वो आमरस जमने के बाद जब उसमें थोड़ा सा जमाव होता है तो भी बोन के कलर का दिखाई देता है एक्सरे में। तो एक कन्फ्यूजन होता है कि हमारी हड्डी सट गई है, या कुछ डॉक्टर लोग बता देते हैं कि आपकी हड्डी सट गई है, लेकिन वो आमरस के ही वजह से है। और बातरक में टेढ़ापन होता है। बाकी जब इनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है तो इस पे बात करें। ये बहुत ही अच्छी जानकारी दिया सर आपने। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे हड्डियों के बीच का गैप खत्म हो गया है, तो गैप खत्म हो गया है का सेंस यही होता है? नहीं, कुछ जगह पे क्या होता है कि जैसे बातरक में जॉइंट्स में टेढ़ापन होगा, तो अगर इस जॉइंट में मेरे टेढ़ापन हो रहा है तो नेचुरली एक तरफ का गैप कम हो जाएगा और एक तरफ का गैप बढ़ जाएगा। वो तो डिफरेंट केस है। तो टेढ़ापन में भी होगा, तो अब हर आदमी अपनी तरफ से सोचता है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारी हड्डी एक तरफ से घिस गई है। अब पॉसिबिलिटी कितनी है मैं नहीं कहता नहीं होती है, बट मैक्स केस में क्या होता है, जब टेढ़ापन होता है तो एक तरफ का गैप कम हो जाता है, एक तरफ ज़्यादा हो जाता है, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और जहाँ पे ऑयल जमता है आपस में, तो वो भी वो जॉइंट उसी की तरह दिखाई देता है। तो सर लेकिन इसमें जो डिफरेंस है, जैसे जहाँ पे ऑयल जमेगा बीच का, वहाँ पे वो बराबर होगा, टेढ़ापन नहीं होगा। और एक तरफ गैप कम या ज़्यादा होने का मतलब है कि ये गाउट है, बातरक है। सर ये गठिया के रोगी जो हैं वो अपना आहार विहार कैसा रखें, खान पान कैसा रखें? जैसे मूल रूप से आयुर्वेद में हम आम बात की जब बात करते हैं रोमेटिक आर्थराइटिस की, तो इसमें जैसे दही, उड़द, बैगन और मछली मूल रूप से ये नुकसान करते हैं। दही जो है वो कहीं भी बॉडी में स्वेलिंग हो तो उसको बढ़ाएगी, लेकिन जो बातरक के मरीज हैं उनके साथ एक चीज और ऐड हो जाती है, दही, उड़द, बैगन और मछली, ये तो इनको नुकसान करते ही हैं, लेकिन हाई प्रोटीन अगर ये ज्यादा लेते हैं बातरक के मरीज, तो वो इनको ज्यादा नुकसान करता है। तो अगर ये मांसाहारी हैं या पनीर, मांस है, पनीर है, सोयाबीन या जितने दलहन है, चना, मटर, मूंगफली, राजमा, ये सब हाई प्रोटीन, तो इनको इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। बाकी लहसुन का सेवन करना चाहिए, जी सर, ये फायदा करता है। बहुत गर्मी हो तो 6 जवा लें खाने के साथ एक वक्त में। बरसात का मौसम है 8 जवा कर दें। दिवाली से होली तक 10 से 12 जवा लें। हल्का रोस्ट कर लें इसको, जले ना, क्योंकि जलने के बाद फिर वो पानी जल जाएगा, उसका तो फायदा नहीं करेगा। खाने के साथ तब तो नष्ट हो जाएगा। सर गठिया के दर्द का शुरुआत कैसे होता है? हम कैसे समझें कि कोई दर्द जो हो रहा है वो गठिया का दर्द है या साधारण दर्द है?
और क्या पहले अगर हमें पता चल जाए तो ठीक होने में ज़्यादा सहूलियत रहेगा? जी बिल्कुल, ये मदद करेगा। जी। जैसे कुछ लोगों को कैल्शियम की कमी से या विटामिन D3 की जी, कमी जी। से भी जॉइंट्स में पेन या फिर वो पूरे बोन में पेन होते हैं। जी। वो ऐसा जरूरी नहीं कि जॉइंट्स में भी। बातरक की शुरुआत अक्सर पैर के पंजे या एड़ी या हाथ की उंगलियों से होती है और ये सुबह के टाइम पे आप नोटिस करेंगे। जब सो के उठेंगे तो जमीन पे पैर रखने पे पैर के एड़ी या पंजे में दर्द होता है, थोड़ा चलने पे जो है वो फिर आराम हो जाता है। लेकिन अगर कैल्शियम की कमी से है तो चलने पे आराम नहीं होगा। या विटामिन D3 की कमी है तो ऐसा नहीं कि आपके पैर में दर्द हुआ, आपने 4 कदम चला तो फिर वो ठीक हो गया, क्योंकि कैल्शियम कम है, विटामिन D3 कमी है तो वो लॉन्ग टर्म पेन होगा। तो एक जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम आसानी से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या हाथ की उंगलियों में अगर सुबह उठने पे अकड़न लग रही है, थोड़ा हाथ मूव हुए, आपने काम करना शुरू किया और दर्द कम हो गया, तो ये सामान्य रूप से समझा जा सकता है कि बातरक की शुरुआत है। जी, जी। और शुरुआती दौर में ये चिकित्सा से आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन जब यही बीमारी 1 से 2 जॉइंट में मूव कर जाती है जी। तब ये थोड़ी दिक्कत करती है। दिक्कत। और 1 से 2 जॉइंट में मूव होने में एटलीस्ट 2 साल लगते हैं। और अगर इन रोगी का आहार विहार अच्छा है और वो नुकसान करने वाली चीज़ें नहीं खाता है तो थोड़ा और समय लग जाता है। 2 से 3 साल हम कह सकते हैं, लेकिन जब 1 से 2 जॉइंट में चला जाता है तब इसकी चिकित्सा थोड़ी कठिन हो जाती है। जी, 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 जी। और आयुर्वेद में गाउट के लिए यूरिक एसिड, जी, जी। हालांकि आयुर्वेद इसको बहुत महत्व नहीं देता, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं पैथोलॉजी है वो तो किसी पैथी की नहीं, जी, 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 जी। वो टेस्ट करा लें, आसानी से पता चल जाता है। अगर आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है तो मतलब आम बात है, रोमैटिक आर्थराइटिस है। और गाउट के लिए टेस्ट दोनों है, जी, जी, जी। आरए फैक्टर और ये देखिए मैं मिस कर रहा हूँ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, जी, जी, जी। तो सिंपल है इसको टेस्ट करना। सर, आयुर्वेद के हिसाब से हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें? क्या आज के समय में स्वस्थ रहना संभव नहीं है? नहीं, बिल्कुल, बहुत से लोग स्वस्थ हैं। हर आदमी की प्रतिरोधक क्षमता अलग होती है, जी सर। इम्यून सिस्टम अलग है। कुछ लोग छोटी सी चीज़ से बीमार हो जाते हैं, वो हम ये कह सकते हैं कि उनकी आंतरिक ऊर्जा जी, वो इतनी सुदृढ़ है जी, जी। कि वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाते, फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। जी। और जो लोग अंदरूनी रूप से स्वस्थ नहीं हैं उनके ऊपर प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम लोगों ने एक महामारी अभी झेली 2-3 साल पहले, जी, कोविड। कोविड, तो अब उसमें सभी लोग तो परेशान नहीं हुए। जो लोग आंतरिक रूप से ठीक थे, मजबूत थे, वो स्वस्थ रहे, जी, प्रभाव नहीं पड़ा। और एज ग्रुप के बाद जो लोग कमज़ोर थे या जो कुछ युवा भी कमज़ोर थे आंतरिक रूप से, उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। तो आपका इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी अच्छी है, वो आपकी मदद करती है। जी सर, आपसे बातें करके बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपना बहुत ही सौभाग्य समझती हूँ जो आप जैसे विद्वान के सामने मैं बैठी हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।